Hello students, I am Rolly. Today's topic is Newton's second law of motion. अभी तक हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा था. अब सेकेंड लॉ का जो डेरिवेशन है F इज इक्वल टू m इंटू ए, ये है फॉर्मूला इसका. लेकिन इससे पहले हमें कुछ और भी चीजें जाननी है और वो एग्जाम्पल के द्वारा, और बाकी उसने क्या प्रूव किया उसके बाद आफ्टर दिस हम ये देखेंगे कि लॉ कैसे निकलेगा. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन करता है फोर्स को, बट क्वालिटेटिवली, ओनली क्वालिटेटिवली. क्वालिटेटिवली मीन्स उसकी वर्च्यू यानी कि उसके गुण को डिफाइन करता है कि किस तरह का होगा. स्टेट की पोजीशन में है तो स्टेट रहेगा, और मोशन की पोजीशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई फोर्स अप्लाई न किया जाए. ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है. इससे आप जानते हैं, आपको बताया है. अब सेकेंड लॉ में क्या है? अ फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी व्हेन इट इज अप्लाइड ऑन इट. फोर्स जो है चेंज कर सकता है किसी भी स्टेट ऑफ मोशन को. चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी अगर मोशन में है तो उसको रेस्ट में, और रेस्ट में है तो उसको मोशन में चेंज कर सकता है अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाए. मतलब फोर्स की ये खास क्वालिटी है, खास फीचर्स हैं. इट मीन्स दैट द फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन. तो ये क्या करता है? फोर्स बॉडी की मोशन को चेंज करता है, बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है. इट मीन्स दैट फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेशन इन द बॉडी. कि उसकी अगर वो मूवमेंट में है तो उसकी गति को बढ़ाता भी है, और अगर उसको स्टॉप करना है तो उसकी जो मोशन है, उसकी जो मूव है उसको कम भी करता है, उसकी स्पीड को, वेलोसिटी को कम भी करता है. तो कम करके स्टॉप करता है. तो ये दोनों ही काम करता है. फोर्स कॉज द एक्सेलरेशन मीन्स फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी, और इट मीन्स दैट इज द फोर्स इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन. ये हम आपको बता चुके हैं. फोर्स जो है इज द कॉज ऑफ एक्सेलरेशन का कारण भी है. जैसे मोशन का कारण है तो उसी तरह से ये फोर्स जो है एक्सेलरेशन का भी कारण है. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ फोर्स. क्वांटिटेटिव वैल्यू ये क्वालिटी का मतलब गुण होता है, उनके फीचर्स होता है, और क्वांटिटी का मतलब है मेजरमेंट. तो जैसे हमने पहले एग्जांपल दिया था अगर कोई हैवी बॉडी है और कोई स्मॉल बॉडी है, कोई लाइट वेट बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइट ऑब्जेक्ट है और हैवी ऑब्जेक्ट है, तो उनको सेम टाइम इंटरवल में हमें सेम वेलोसिटी अगर देनी है, सेम वेलोसिटी से अगर चलाना है, तो उसमें फोर्स जो है वो डिफरेंट लगेंगे. क्यों? क्योंकि डिफरेंट मास है. हैवी है, एक हैवी है और दूसरे के इन कंपैरिजन टू अदर, दूसरे के मुकाबले में वो लाइट है. तो उसमें दोनों में फोर्स जो लगेगा वो डिफरेंट लगेगा. तो ये तरीका जो मेजरमेंट है, मतलब इसमें हमें मेजरमेंट मिल रहा है, मेजर कर सकते हैं हम इसके द्वारा. तो इसलिए ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है. क्वांटिटेटिव Newton's second law of motion gives the quantitative value of force, that is, it relates force to the measurable quantities. ये रिलेट करता है फोर्स को टू द मेजरेबल क्वांटिटीज लाइक एक्सेलरेशन एंड मास. जैसे हमने मास का एग्जांपल देके बताया आपको कि डिफरेंट मास की अगर कोई बॉडी होगी तो जो हैवियर होगी देन अदर, दूसरे के मुकाबले में, तो वो उसमें फोर्स ज्यादा वो होगा, लगेगा, उसमें फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए. और अगर दोनों सेम सिचुएशन के सेम ही होंगी, मतलब दोनों एक ही वेट की बॉडी है लेकिन एक को अगर हम हल्के से पुश करते हैं या एक को हमें ज्यादा दूर ले जाना है और दूसरे को कम डिस्टेंस कवर करनी है,
तो उसके लिए हमको फोर्स कम और ज्यादा करना होगा। मतलब एक्सेलरेट करते हैं जो, तो बॉडी को वेलोसिटी अगर जितनी होगी, जितनी ज्यादा हम दूर ले जाएंगे तो वेलोसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो उसमें हमको ज्यादा अगर डिस्टेंस कवर करना है तो उसमें फोर्स ज्यादा यूज करना होगा उसी बॉडी पे, और अगर कम हमें डिस्टेंस कवर करना है तो उस पे कम हमको फोर्स लगाना होगा डिस्प्लेस करने के लिए। तो एक्सेलरेशन और मास दोनों की ये एक मेजरेबल क्वांटिटी है। फोर्स जो है, सेकेंड लॉ जो है न्यूटन का, वो ये कहता है कि ये मेजरेबल क्वांटिटी है, ये इसको शो करेगा। तो नेक्स्ट हम अपने उस पे आते हैं कि इसमें जो एग्जाम्पल है एक, कि अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एक टेनिस बॉल लिए है, तो एक टेनिस बॉल पे हम लाइट अगर हल्के से पुश करते हैं उसको, तो वो स्मॉल वेलोसिटी कवर करेगी और स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, स्मॉल वेलोसिटी एक्वायर करेगी और स्मॉल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उससे। जब उसी टेनिस बॉल को हम हिट करते हैं ज्यादा तेजी से, ज्यादा तेज जोर से हिट करते हैं उसपे, तो वो ज्यादा मतलब उससे इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टाइम वो ज्यादा वेलोसिटी कवर करेगी, एक्वायर करेगी और ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी इन कंपैरिजन टू फर्स्ट टाइम, जो हमने पहली बार लाइट हल्के से हिट किया था तो उसके मुकाबले में। तो ये क्या कह रहा है, इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि एक ही चीज को दस द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस कैन बी कंपेयर्ड, इसको कंपेयर किया जा सकता है किससे, बाय मेजरिंग एक्सेलरेशन, जो उनके बीच में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ उसको मेजर करके हम फोर्स को मेजर कर सकते हैं। यानी कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के आधार पे मेजर किया जा सकता है। प्रोड्यूस बाय देम व्हेन दे आर अप्लाइड वन बाय वन ऑन द सेम बॉडी, एक ही बॉडी पे अगर उसको एक एक करके अप्लाई किया जाए तो हम उसको मेजर कर सकते हैं। इफ, अब इसका एग्जांपल, इसको हमने न्यूमेरिकली भी बताया कि इफ अ फोर्स F1 प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन, if a force F1 produce an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है कोई फोर्स लगाने पर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, एंड फोर्स F2 एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और F2 जो दूसरा फोर्स लगाया गया उससे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ऑन द सेम बॉडी, उसी टेनिस बॉल पे। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2 इज ग्रेटर देन F1। फोर्स जो है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है F2 का, वो F1 से ज्यादा है, तभी तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो रहा है। अब कितना ज्यादा है, तो चूंकि 5 मल्टीप्लाइड बाय, मतलब 5 2 टाइम्स 10 इज इक्वल टू 5 का 2 टाइम्स है, तो 5 2 जा 10, तो दुगना है। तो फोर्स भी, इसका मतलब एक्सेलरेशन जब हमें 2 टाइम्स मिल रहा है तो हमें फोर्स भी 2 टाइम्स लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी तो सेम है, एक ही बॉडी पर हम यूज कर रहे हैं। तो F2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी कि F2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई F1। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि F1 इज ग्रेटर देन F1, वो F2 इज ग्रेटर देन F1, बट कितना, तो F2 इज इक्वल टू 2 F1, बिकॉज एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 2 टाइम्स प्रोड्यूस हो रहा है। एक्सपेरिमेंटली न्यूटन फाउंड दैट द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, न्यूटन ने पाया, ये जो प्रयोग किया उसने पाया कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन, जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइन वही रहेंगे। आप ध्यान दीजिए कि दोनों का साइन वही रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो या इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, बट उसका रेशियो बदल जाता है।
कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो ये रेशियो तो ये रहेगा कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये अगर बढ़ाया जाएगा तो ये भी बढ़ेगा। बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन तो ये रहता होता है लेकिन उसका वो बदल जाता है, रिलेशनशिप बदल जाती है। यानी कि अगर हम कोई इक्वेशन करें कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो y कैसे लिखेंगे? 1/y। यानी कि अगर हम इसको ये कहते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो जैसे x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, और y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा, ये रिलेशन होगा। बट x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y, यानी x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, तो इसको लिखेंगे 1/y। तो यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये घटेगा मतलब ये अगर ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, अगर ये डिक्रीज होगा y तो ये इंक्रीज होगा। यानी कि अपोजिट रिलेशन है, इसीलिए इसको इनवर्सली या व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। हिंदी में इसको अनुक्रमानुपाती कहते हैं और इंग्लिश में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और इसको व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो डिफरेंस दोनों का समझ में आ गया होगा कि रेशियो किस तरह से लिया जाता है रिलेशनशिप को प्रूव करने के लिए, अप्लाइड ऑन इट। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते, ये तो हो गई आपकी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ओके, ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आता है कि अगर कोई बॉडी अगर कोई दो चीजें ली जाए, दो अलग अलग वेट की, अभी जो हमने बताया था कि दो अलग अलग वेट की, जैसे एक फुटबॉल लिया जाए और एक टेनिस बॉल लिया जाए, जो कि इनिशियली एट रेस्ट की पोजीशन में हो, तो उसमें सेम चेंज करना है वेलोसिटी में। अगर सेम चेंज करना है सेम टाइम में, तो उसमें फोर्स जो है फुटबॉल में ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इन कंपैरिजन टू टेनिस बॉल। टेनिस बॉल लाइट होती है और फुटबॉल पे ज्यादा प्रेशर देना होगा, ज्यादा फोर्स लगाना होगा। तो सेम, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम हमको चेंज करनी है, सेम वेलोसिटी वो चेंज करनी है और सेम टाइम में करनी है। तो इफ यू ट्राई टू प्रोड्यूस सेम चेंज इन वेलोसिटी इन द सेम टाइम इन अ फुटबॉल एंड a टेनिस बॉल, इनिशियली बोथ एट रेस्ट, दोनों रेस्ट की पोजीशन में हैं, तो हमें अप्लाई जो फोर्स अप्लाई करना होगा, लार्ज फोर्स ऑन द फुटबॉल देन ऑन द टेनिस बॉल। तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि इसका रिजल्ट ये है कि द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन, force needed to produce same acceleration in two bodies of different mass, different mass की two body हैं, उन पे अगर फोर्स लगाना होगा सेम उसके लिए वेलोसिटी चेंज के लिए और सेम टाइम में, तो वो सेम नहीं होगा, फोर्स सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हैवी है और ये लाइट है, इसका मास ज्यादा है, मोर देन टेनिस बॉल के कंपैरिजन में, तो इसलिए वो सेम नहीं होगा। इट इज मोर फॉर द बॉडी ऑफ लार्जर मास एंड लेस फॉर द बॉडी ऑफ स्मॉलर मास। यानी कि मुझको ज्यादा फुटबॉल के लिए ज्यादा मास है इसका, फुटबॉल हैज मोर मास, तो मोर फोर्स चाहिए, और इस टेनिस बॉल को लेस फोर्स चाहिए। मोर मास, लार्जर मास and less for the body of smaller mass. If a force F is needed to produce an acceleration of 5 meter per second, अब हम क्या करेंगे कि अगर हम फोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, फोर्स की आवश्यकता है, अगर 5 मीटर का एक्सेलरेशन करना है दोनों में, आप इस चीज को क्लियर समझिएगा कि दोनों में अगर हमको 5 मीटर का ही, मतलब एक कोई बॉडी है, उसको यहाँ से एक बड़ी है और एक छोटी है, यहां से यहां तक लाना है दोनों को, यहां से यहां तक लाना है दोनों को। तो इसके लिए जो फोर्स आवश्यक होगा ये इसका 2 टाइम्स होगा। F1 जो है वो F2 का 2 टाइम्स होगा। क्यों? बिकॉज इट हैज लेस मास और इट हैज मोर मास। तो एक्सेलरेशन दोनों का अगर बराबर प्रोड्यूस करना है
5 मीटर पर सेकेंड या कोई भी इसमें चेंज करना है, तो इसकी सिचुएशन चेंज करना है, तो आप उसको फोर्स ज्यादा, उसमें ज्यादा चाहिए पहले वाले में और दूसरे वाले में कम। क्यों? बिकॉज इट हैज मोर मास एंड इट हैज लेस मास। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। अगर 2 kg की कोई बॉडी है और उस पे उसका 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन करना है, तो उसमें जितना फोर्स लगेगा, देन टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन, अगर उतना ही एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का करना होगा, उसमें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 4 kg, तो 4 इज जस्ट डबल टू 2 kg, यानी कि दुगना है, 4 जो है दुगना है 2 kg का। द फोर्स नीडेड इज ऑफ डबल द मैग्नीट्यूड, यानी कि उसको डबल मैग्नीट्यूड, उससे ज्यादा दुगना। जैसे कोई भारी चीज, अगर कोई हल्की चीज को हमको मूव करना है उतनी दूर पे, उतनी जगह पे, तो हल्की चीज को मूव करने के लिए लाइट मास है, उसका लाइट वेट है, तो उसको हमको कम फोर्स की आवश्यकता होगी। और जब उसी में उतनी दूरी चलनी है दूसरी भारी चीज को, तो उसमें हटाने के लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। जस्ट डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, टू दैट इज 2F, यानी कि दुगना चाहिए पहले वाले के मुकाबले में। तो एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रयोगात्मक रूप से न्यूटन ने ये पाया, न्यूटन फाउंड दैट द फोर्स नीडेड टू प्रोड्यूस सेम एक्सेलरेशन इन डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट वेट की बॉडीज जो है, इज प्रोपोर्शनल टू देयर मास, यानी कि उनके मास के प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के। यही तो आपसे कहा जा रहा है कि एक में प्रूव किया उन्होंने कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, और दूसरे में प्रूव किया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ his experiment, Newton concluded that the acceleration produced in a body of given masses is directly proportional to the force applied on it. That is, जो मैंने अभी बताया, A is directly proportional to F या F is directly proportional to A if mass remain constant। अगर एक बार मास कांस्टेंट कर दिया गया और दूसरी बार में एक्सेलरेशन कांस्टेंट कर दिया गया, सेम एक्सेलरेशन के लिए किया गया, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। इसका ग्राफ हमने शो करके दिखाया है। जब मास कांस्टेंट हो तो फोर्स और एक्सेलरेशन, यानी कि फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ाना है तो फोर्स बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो इस कांस्टेंट, तो इसकी एक स्ट्रेट लाइन है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ओके, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A और इट इज ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, द फोर्स नीडेड टू produce a given acceleration in a body, force needed to produce given acceleration in a body is directly proportional to the mass of the body। ये भी आपको बताया कि F is directly proportional to M if acceleration remains same। अगर हमको सेम डिस्टेंस कवर करना है, सेम वेलोसिटी, सेम टाइम में, तो दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे तो आएगा F is directly proportional to M into A। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम उसकी जगह एक कांस्टेंट ले लेंगे, तो F लिया, F इज इक्वल टू K MA, K इज कांस्टेंट। यहाँ दूसरा भी फोर्स और पहला जो ग्राफ है फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में मास कांस्टेंट है, दूसरा जो ग्राफ है वो फोर्स और मास के बीच में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ओके, तो अब तीसरे पे आते हैं हम कि जब हमने इसको कांस्टेंट कर दिया, कि K को कांस्टेंट कर दिया, तो हम यहाँ पर लेते हैं कि K इज कांस्टेंट, तो हम लेंगे इक्वेशन, अगर हम F बराबर F इज इक्वल टू K M इंटू A, तो हम इसकी जगह पे K कांस्टेंट है आपका, तो K की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम M को A1 ले लें, यूनिट ले लें K, तो M की जगह पे 1 प्लेस कर दें, मल्टीप्लाई एक एक्सेलरेशन भी 1 कर लें, 1 मीटर पर सेकेंड उसका, और मास भी 1 kg कर लें या 1 ग्राम कर लें, कुछ भी कर लें, तो 1 यूनिट 1 कर लें उसकी, और तो फोर्स जो अप्लाई होगा वो भी 1 होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू K, यानी कि K इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो हम प्लेस करेंगे K इज इक्वल टू 1
k इज इक्वल टू 1 किस में प्लेस करेंगे, इन इक्वेशन 1, f इज इक्वल टू k m a। तो इसमें k की वैल्यू हम 1 प्रोड्यूस करेंगे, 1 रखेंगे, प्लेस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा m इंटू ए। तो f इज इक्वल टू मल्टीप्लाई f इज इक्वल टू m इंटू ए, f इज इक्वल टू m इंटू ए, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा 20 मिनट। फोर्स इज इक्वल टू f इज इक्वल टू m इंटू ए। तो फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, जो मैंने यहाँ बताया कि यूनिट लेंगे सब चीजें, m इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, तो हम इस तरह से उसको निकालेंगे। दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट में हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स।